आप प्रोफेसर से आप एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बन गए। मेरे में वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो चीज़ था, कीड़ा, जिसको कीड़ा बोलते, वो बहुत पहले से घुसा हुआ था। टीचिंग में थे और उसके बाद लेकिन आपने एक सोलर में कैसे घुस गए? एक इंजीनियर जो होता है ना, उसको फर्स्ट ईयर में सारा ब्रांचेस पढ़ा दिया जाता है। तो मैम अभी आपकी जो करंट कंपनीज हैं उनका क्या वर्किंग मॉड्यूल है? अभी जो है एवीगी का मैं बता दूं, एवीगी एलएलपी जो है ये मैंने 2022 में शुरू किया है। मुझे गवर्नमेंट से इसमें ग्रांट मिला है 10 लाख। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं जेंजी है ना, उनको तो ऐसा होता है ना कि अगर ज़्यादा काम दे दो तब भी वो परेशान हो जाते हैं। तो वो जो बच्चे हैं ना, एक्चुअली क्या है कि उनके पास पेशेंस नहीं है। अगर एंटरप्रेन्योर के लिए आप अपनी जर्नी से कुछ बताना चाहोगे आप डोंट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब क्रिएटर। तो आपके हिसाब से कभी एक मोमेंट ऐसा आया कि कंपनी बंद हो सकती है? 2019-21 में आया था। अच्छा, ठीक है, जब एनआरआर पावर मुझे बंद करना पड़ा। सो लेट्स इनवाइट श्वेता वर्मा जी। मैम कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप बताइए कैसे हैं? कैसा लगा आपको आज स्टूडियो में आकर? अच्छा लगा। तो मैम आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं बेसिकली वो एजुकेशन पे बात करने वाले हैं और एजुकेशन टू बिजनेस जो आपकी जर्नी रही है, मतलब एक टीचर आप प्रोफेसर से आप एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बन गए, तो वो चीज़ कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ उस पर हम बात करने वाले हैं, ताकि हमारी जो ऑडियंस सुन रही है तो जहाँ पे भी वो है उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है उनको पता होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएं अपने बारे में। मैं डॉक्टर श्वेता वर्मा हूँ। मैंने बीटेक एमटेक पीएचडी कंप्यूटर साइंस से किया है। मैं 15 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में रही हूँ और HOD IT एक रिनाउंड कॉलेज में भी रही हूँ। उसके बाद आफ्टर दैट 2013 में मैंने देखा कि सब लोग अपना अपना इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं करूं? मेरे में वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो चीज़ था, कीड़ा, जिसको कीड़ा बोलते, वो बहुत पहले से घुसा हुआ था। तो वो कीड़ा मेरे पे खुदक रहा था, मैं वो कीड़ा को निकालना चाह रही थी। मैंने उसके बाद एनआरआर पावर सोल्यूशन करके एक इंडस्ट्री कंपनी खोली। और आप ये सोचिए कि सोलर उस समय जस्ट स्टार्ट हो रहा था, राइजिंग में था। वो कंपनी मैंने काफ़ी साल चलाया और उस कंपनी से मुझे काफ़ी कुछ इंडस्ट्री में लोग जानने भी लगे, बिकॉज सोलर वॉज मेंस डोमिनेटेड इंडस्ट्री और मैं B2B काम करती थी, B2C नहीं करती थी। अच्छा, तो आप जितने बड़े बड़े नाम, मैं अब इस प्लेटफॉर्म पर उनका नाम नहीं यूज कर सकती, जो भी नाम आप मार्केट में अभी देख रहे हैं फ्लोट, अच्छा, मैंने सबके साथ काम किया है। अच्छा, मुंद्रा में भी काम किया है जाके। तब मुंद्रा से तो आप समझ गए होंगे कि किसका घर है, किसकी। हाँ, तो मैंने उनके साथ भी काम किया है। मैंने दिल्ली में भी काफी काम किया है। आप यहाँ पे बहुत जगह, चूंकि B2B मेरा काम था, तो क्लाइंट्स का काम था कि वो प्रोजेक्ट उठाते थे, टेंडर उठाते थे, उसकी डिजाइनिंग करना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, विंग स्पीड देखना, ये सारा हम लोग का काम होता था। क्योंकि उस समय पैनल बहुत महंगा था, तो पैनल वाज प्रोवाइडेड बाय देम। ठीक है, बाकी बैलेंस ऑफ मटेरियल से लेके वो हम लोग करते थे, प्लांट को कमीशन करते थे और उनको हैंड ओवर करते थे। अच्छा, तो हमने ऑल ओवर इंडिया काम किया एक तरह से। लेकिन श्वेता मैम जैसे आपने बताया कि आपने ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले टीचिंग में थे। टीचिंग में थे और हाँ। उसके बाद लेकिन आपने एक सोलर में कैसे घुस गए? हाँ, मतलब एकदम अलग, एकदम हाँ, नहीं, देखिए, एक कोई इंजीनियर जो होता है आपके या फिर कोई सजेशन? एक इंजीनियर जो होता है ना, हाँ, उसको फर्स्ट ईयर में सारा ब्रांचेस पढ़ा दिया जाता है। अच्छा, वो यूज आपने लेकिन बहुत हाँ, वो यूज मैंने बाद में किया। अच्छा, आई नो इलेक्ट्रिकल आल्सो, आई नो मैकेनिकल आल्सो, आई नो कंप्यूटर आल्सो। तो हमारे लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से लेके एवरीथिंग, कोई भी एक इंजीनियर होगा फर्स्ट ईयर में उसको एवरीथिंग पढ़ाया जाता है। करेक्ट। तो वो चीज मेरा यहाँ पे आके इतने सालों बाद इम्प्लीमेंट हुआ। एक और चीज मेरे को पूछनी है कि जब आपका बिजनेस, आपने अभी जैसे आपका कैंपस कैटलिस्ट कंसल्टेशन चल रहा है और एवीगी एलएलबी चल रहा है ना, तो मेरे को पूछना ये कि इन दोनों बिजनेस के सक्सेसफुल होने से पहले भी आपने 2-3 कंपनियों में काम मतलब करके हटा दिया है, मतलब बंद हो गई वो कंपनी,
नहीं, एनआरआर पावर में मैंने काम किया था। अच्छा, और देखिए आपने स्टार्टअप आपके कोई फेल भी हुए हैं? स्टार्टअप फेल भी हुए हैं। तो ये एक्सपीरियंस तो फेल हाँ, से आता है। फेल हुए हैं। जब मैं टीचिंग में थी उस समय मैंने एक दो किया और फेल हो गए। अच्छा, फेल होने के बाद ही सक्सेस आती है। तो वहां से क्या सीखा आपने? जो आपने वहां से जो सीखा, मैंने सबसे पहले सीखा कि मैनेजमेंट का तो तरीका सबसे पहले बदलो। टीचर नहीं रह सकते। अच्छा, ठीक ठीक है। है, टीचर के कुछ गुण रखना है, हम्म, बट कॉर्पोरेट का आपको लेना है। ठीक है। ठीक है, तो वो चीज सीख के मैंने मैनेजमेंट का थोड़ा तरीका भी बदला। हम्म। और मैं हमेशा ना फ्रेशर्स को चांस देती थी। अच्छा। मेरा एनआरआर पावर में अच्छा, लोग भी उल्टा फ्रेशर्स ही रहे। लोग उल्टा करते हैं कि वो एक्सपीरियंस लाते नहीं, हैं। मैं फ्रेशर्स लाती थी, मैं उनको सिखाती थी। हम्म, और आज वो अलग अलग इंडस्ट्री में है और लोग बोलता है कि तुम एनआरआर पावर से आए हो तो तुम्हारा एक्सपीरियंस सॉलिड है। लेकिन ऐसा नहीं होता जैसे आप कोई आया नया फ्रेशर, फिर आपने उन्हें सिखाया, सिखाने के बाद में फिर वो चले जाते हैं? चली जाती है, तो नॉर्मल आप एक्सपीरियंस को भी लोगे तो कौन सा वो रुकेगा आपके पास। अच्छा। बट उसका अपना पॉलिटिक्स होता है। ठीक है, मैं वो कल्चर अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लाना चाहती। तो मैं हमेशा, आप अभी भी मेरी जो चल रही है दोनों कंपनी, दोनों में फ्रेशर्स ही हैं। अच्छा, मैं एक्सपीरियंस नहीं देती। मेरा सिंपल है, हैंड होल्डिंग करो और इनको आगे बढ़ने दो। इससे लोगों को मतलब स्किल्स भी आती है और एक रोजगार भी मिलता है, वो दोनों जरूरी है। मिलता है। फ्रेशर्स को कोई चांस नहीं देता। करेक्ट। और फ्रेशर को एक्सपीरियंस तो मतलब पहली बार फ्रेशर होने का भी तो आएगा। फ्रेशर हम भी रहे हैं। Exactly. हमको भी किसी ने चांस दिया था। उनके चांस की बदौलत आज हम यहाँ हैं। करेक्ट। तो मैम अभी आपकी जो करंट कंपनीज हैं उनका क्या वर्किंग मॉड्यूल है, क्या रहता है उसमें, क्या करते हैं आप? अभी जो है एवीगी का मैं बता दूं, एवीगी एलएलपी जो है ये मैंने 2022 में शुरू किया है। मुझे गवर्नमेंट से इसमें ग्रांट मिला है 10 लाख रुपीस का थ्रू IIM काशीपुर। 10 लाख रुपीस का गवर्नमेंट से ग्रांट मिला है। सीड फंड इंडिया ने मुझे ग्रांट दिया थ्रू IIM काशीपुर, सपोर्टेड बाय DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड प्रमोशन। अच्छा, ओके। और मैंने रेटिना डिटैचमेंट पिलो बनाई है। रेटिना डिटैचमेंट होता क्या है कि ये किसी को भी हो सकता है। एट प्रेजेंट इंडिया में 10 में से 3 लोगों को रेटिना डिटैचमेंट है, जो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है इसके बारे में। और जब ये रेटिना डिटैच होता है तो उस समय आपको पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। ठीक है, एंड डॉक्टर आपको बोलते हैं कि विद इन 72 आवर्स आपका मेजर ऑपरेशन होगा। अगर वो ऑपरेशन नहीं होता तो आपकी आईसाइट चली जाती, विजन कंप्लीट लॉस। वो जब होता है किसी को तो उसके बाद उसका जो ऑपरेशन होता है वो सिलिका जेल का ऑपरेशन होता है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, और ओटी से जैसे ही बंदा बाहर आता है, जब तक हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, ओटी से बाहर आता है तो आपको पेट के बल सोना होता है, आपका चेहरा टुवर्ड्स ग्राउंड होना चाहिए। इट इज 24/7 मिनिमम 4 वीक्स। कैसे पॉसिबल है मैम ये? आप सोचिए, आपको कोई सोने बोलेगा आप कैसे सोओगे? मुश्किल है ये। आप हाथ ऐसे रखोगे, कुछ भी करोगे, सिर्फ बहुत मुश्किल है। आपको सिर्फ खाने के लिए उठ के बैठना है और वॉशरूम यूज करना है, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। अब उसके कारण लोगों का क्या प्रॉब्लम होता था कि जो 4 वीक्स में रिकवरी होनी चाहिए हो नहीं सकती है, तो किसी का 6 वीक्स, किसी का 6 मंथ्स, 1.5 महीने से 6 महीने चलते थे। बिल्कुल। अच्छा, फिर? ठीक है, अब वंस रेटिना में जो सिलिका ऑयल सेटल होता है तो उसका अगेन एक ऑपरेशन होता है, माइनर ऑपरेशन होता है, वो ऑयल निकाल देते हैं। आफ्टर दैट मतलब ये पूरा प्रोसेस को आपको रेटिना डिटैचमेंट से नॉर्मल होने में पूरा आपको साल भर लगता है। ठीक है, तो वो कंटिन्यू प्रोसेस है। अब आप सो नहीं सकते हो पेट के बल, तो उसके लिए फिर मैंने एक पिलो डिजाइन किया मैं, और उस पिलो में आपको ऑक्सीजन भी पास कर सकता है आराम से, आप उसको वॉश भी कर सकते हो, मशीन वॉश। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो इस पिलो को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रांट दिया था। इसी पिलो के लिए मेरा पेटेंट होपफुली जनवरी 2026 में मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ग्रांटेड। तो और आपके डॉक्टर, एम्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर पी वेंकटेश एंड डॉक्टर शिखा मैम, उन दोनों ने इस पिलो को देखा, उनके सामने सब कुछ हुआ, उन्होंने रिकमेंड भी किया। ठीक है, ये अभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे है। मार्केटिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, देन इट विल, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द पेटेंट टू कम, उसके बाद वो मार्केट में आ जाएगा।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस मैम आपके Thank पेटेंट you. के लिए जिन्होंने देखा जाए। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है मैम, जो एंटरप्रेन्योर्स अभी काम कर रहे हैं, जैसे आपने बताया भी कि आपने एंटरप्रेन्योर्स के काफी पास से जाना भी है और आपकी जर्नी भी वैसी रही है, तो जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको पैसे है नहीं उनके पास लगाने के लिए, और बिल्कुल। फंडिंग भी नहीं मिलती मैम इतनी जल्दी, आप भी जानते हो, और अगर मान लो गलती से मिल भी जाए तो कंपनी बचती ही नहीं है, इतना ले लेते हैं वो, है ना। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट से ग्रांट जब आपको मिला, कैसे मिलता है पहले तो ये बताइए, और क्या करा कैसे आपने ग्रांट मिलने के बाद? देखिए एवीजी में गवर्नमेंट से ग्रांट मुझे मेरा ये इनोवेटिव वर्क के लिए मिला। गवर्नमेंट के पास पैसा काफी है, मार्केट में वो दे रही है, बट आपको इनोवेशन लेके आना है। ठीक है, अगर कोई भी चीज आपका इनोवेटिव है तो गवर्नमेंट आराम से आपको ग्रांट दे सकती है ठीक है, ना। आपका इंडस्ट्री भी तैयार है ग्रांट देने के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही है, देयर आर सो मेनी इंडस्ट्री कि वो आपको ग्रांट देने को तैयार है। ठीक है, एक बच्चा जो स्टार्टअप करना चाहता है, ठीक है, मेरी कैंपस कैटलिस्ट कंसल्टिंग जो कंपनी है, हम्म। उसका काम भी यही है कि वी आर एस्टैब्लिशिंग इंक्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप्स, प्री इंक्यूबेशन सेंटर्स, इनोवेशंस, R&D सेल, IPR सेल, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में हम लोग ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो आपका जो क्वेश्चन था उसका है कि कोई भी बच्चा जिसके, हम तो मेरा सिंपल है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए तो आप उस इन्वेस्टमेंट के बोझ से दब जाओगे। बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट का होगा तो आप खुलकर जियोगे और खुलकर काम करोगे। या आप कहते हो कि बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए ही नहीं, मेरे हिसाब से नहीं चाहिए। आपको इनोवेटिव आइडिया को, कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करो। गवर्नमेंट ग्रांट देगी, आप अपना जो आइडिया है उसको ढंग से पिच करो। ग्रांट क्या होता है थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। गवर्नमेंट का ग्रांट जो होता है, ग्रांट ये अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट आपको देती है तो वापस नहीं लेती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम नहीं चेक करती है। गवर्नमेंट उस काम को आपका 5 इयर्स तक चेक करती है कि आपने क्या क्या किया, किस स्टेज पे हैं, क्या कर रहे हैं, आगे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वो हेल्प भी करती है। ठीक है, तो एवरी टाइम यू हैव टू, एवरी ईयर, एवरी 6 months, एवरी क्वार्टर यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। और कैसे मिलता है, कैसे अप्लाई किया था आपने? मैंने तो सीड फंड इंडिया के साइट पे डायरेक्ट जाके अप्लाई किया था, बट ये ग्रांट आपका डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू मिलता है। अब जैसे मैंने सीड फंड इंडिया के साइट पे जाके अप्लाई किया, वहां पे हमने अपने इवैल्यूएशन के लिए 3 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी उनके इंक्यूबेटर्स हैं उनको सेलेक्ट किया। ठीक है, तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया था IIT कानपुर, IIM काशीपुर और KIIT भुवनेश्वर। मेरे पास तीनों के पास से मेरे को आया कि आप इसको हमारे यहाँ से कीजिए, लेकिन मैं उन तीनों में अगर आप देखेंगे तो IIM काशीपुर वाज बेटर, तो मैं IIM काशीपुर चूज की। अच्छा, ठीक है, तो मुझे ग्रांट IIM काशीपुर के थ्रू मिला। तो जैसा आपने मेरे को बताया कि ग्रांट मिल गया, बिजनेस चल गया, बिजनेस स्टार्ट भी हो गया। हाँ, उन्होंने मुझे जो दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आइडिया को कॉन्सेप्ट में क्लियर करने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, इसका पैसा मिला था। ठीक है, इसके बाद जब अब इतना टाइम हो गया बिजनेस चलते हुए और आप लोग काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहे हो, तो कभी मन में ऐसा आता है भी, एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है दीपेंद्र गोयल का जो जोमैटो के फाउंडर है, तो उनसे भी पूछा गया था ये सवाल, मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी फाउंडर हैं, तो आपके हिसाब से कभी एक मोमेंट ऐसा आया कि कंपनी बंद हो सकती है? नहीं, अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एज ऑन आप ये सोचोगे कि कंपनी बंद हो सकती है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। कभी तो डाउन होते ही होगे ना। डाउन देखिए, लाइफ जब सब कुछ स्ट्रेट रहेगा ना तो वो खत्म हो जाएगा। इवन आपका हार्ट बीट, उसको अप एंड डाउन होना बहुत जरूरी है, बट उस टाइम पे वो माइंडसेट वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। हर एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल, और सबसे ज्यादा उसी की लाइफ में आती है, मेरे को लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे अपने आप को कैसे समझाते हो? देखिए, मैं तो सिंपल जानती हूँ कि जब इस तरह का प्रॉब्लम मेरा आया था 2020-21 में आया था। अच्छा, ठीक है, जब NRR पावर मुझे बंद करना पड़ा, बंद नहीं सेल करना पड़ा, एंड आई हैव सोल्ड इट एट ₹1 ओनली। ओके, ठीक है, 10 साल पुरानी कंपनी, जस्ट फॉर ₹1 आई हैव गिवन टू CA। मेरा जो थिंकिंग है, मेरा थिंकिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं सोचती हूँ जो चीज भगवान मुझे जब तक के लिए दिया है वो तभी तक मेरे पास रहेगा।
अब उसका मेरे पास जरूरत नहीं है तो वो दूसरे के पास जाएगा। ठीक है, तो जब आपका लाइफ में लो आता है तो आपको उस समय भी पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि भाई इसकी जरूरत यहीं तक थी, भगवान ने आपको यहाँ तक करके दिया, अब इसका कुछ और जरूरत है कहीं और तो वो उसको दे रहा है। हम तो कुछ लेकर आए नहीं है, कुछ लेके जाएंगे नहीं। करेक्ट। तो मेरा बस वही थिंकिंग रहता है। लाइफ में बहुत बार बहुत लो आया भी, ऐसा नहीं है नहीं आया, बहुत लो आया है, बट वो आपका योगा और एक भगवान के ऊपर जो भरोसा है वो भरोसा आपको आगे ले जाता है। अगर एंटरप्रेन्योर के लिए आप अपनी जर्नी से कुछ बताना चाहोगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपको करना ही चाहिए। हाँ, जब भी मैं तो सिंपल बोलूंगी कि देखिए आपका माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है। आप डोंट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब क्रिएटर। क्योंकि एक स्टार्टअप शुरू होता है तो उससे 8, 10, 11 डायरेक्टली इनडायरेक्टली नौकरियां लोगों को मिल रही हैं। ठीक है, तो आपके उससे किसी का घर चलना शुरू हुआ तो आप सोचिए कि कितनी खुशी की बात है। आप सबसे पहले एज एन एंटरप्रेन्योर इफ यू वांट टू स्टार्ट योर स्टार्टअप तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आप किस तरह का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, आप उसको आइडेंटिफाई वंस कर लीजिए। तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि देखिए ट्रेडिशनल बिजनेस तो चल ही रहा है, गवर्नमेंट का कोई ग्रांट आपको ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए नहीं मिलेगा, वो अपना ही पैसा लगाना होगा। आप हमेशा कुछ इनोवेशन करने का सोचिए, हेल्प जो नीड लोगों की हेल्प पूरी हो सके वो वाली चीज। बिल्कुल, आपके आसपास बहुत कुछ मिल जाता है। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अभी लंदन में एक मैराथन में उन्होंने एडिबल वाटर बबल्स दिया, सीवीड बबल्स। अब प्लास्टिक रिप्लेस हो गया ना उससे। ठीक है, तो आपको उस तरीके से कुछ आइडेंटिफाई करना होगा, उसका कुछ मतलब आइडियाज हमारे सामने ही है, बस we need to see उस तरीके से कि हम कुछ नया कर सके। एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडिया सबके पास है। दूसरा, जब नया स्टार्टअप होता है तो उसको सबसे पहले बहुत ज्यादा लीगैलिटी में नहीं जाना चाहिए। यू स्टार्ट योर स्टार्टअप विद एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड एंड प्राइवेट लिमिटेड। ये 3 होता है जिसको गवर्नमेंट का ग्रांट मिलता है, सबको नहीं मिलता। ठीक है, तो एलएलपी का थोड़ा सा कम लीगैलिटी होता है, प्राइवेट लिमिटेड का ज्यादा होता है। आपका कोई पार्टनर है तो फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एलएलपी इज बेटर। दूसरा चीज है कि आपका मिशन विजन अलग रहता है। आप जब कहीं से फंड लेते हैं, कोई बाहर का इन्वेस्टर आप पे फंड पैसा खर्च कर रहा है तो उसको पैसा का रिटर्न चाहिए। वो तो जान निकाल देता है, वो जान निकाल पहले आपका मिशन विजन डेविएट हो जाएगा। पहले की कहावत है ना कि आपके स्टार्टअप में 10 प्रॉब्लम हो एक तरफ और उस आदमी की 10 प्रॉब्लम अलग, तो एक तरीके से डाइवर्ट हो जाता है माइंड। वहां पे कैसे बचना चाहिए कौन? देखिए, शुरू में आप कभी भी बाहर से फंडिंग लेने का कोशिश मत कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा देखिए शुरू में क्या होता है कि आप बहुत बड़ा जगह ले लिया, वो लैविश दिखाना ही नहीं है आपको। कुछ लोग बैठे ही फंडिंग के भरोसे कि मैं फंडिंग में बिजनेस स्टार्ट करूंगा, वैसा नहीं होता, तब तो वो कभी होगा ही नहीं। अच्छा, वो आपको शुरू करना होगा। हर बड़ा जो कंपनी खड़ी है आज के डेट में वो अपने घर से ही शुरू की है, चाहे अपने गैराज से स्टार्ट हुआ था। एवरीबॉडी। ठीक है, दूसरा, एक एंटरप्रेन्योर को कभी झिझक नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में, वो किनारे कर दीजिए। कोई एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, उसको घर में रख के आइए। ठीक है, आप सब कुछ रहते हो उस समय, झाड़ू देने वाले भी आप हो और डील ब्रेक करने वाले ओनर भी आप ही हो, मार्केटर भी आप ही हो, फाइनेंसर भी आप ही हो, इनोवेटर भी आप ही हो, मैन्युफैक्चरर भी आप ही हो। सही बात है। बिजनेस के 18 घंटे और जॉब के 8-9 घंटे बराबर ही है। तो आपके हिसाब से लाइक मैम, हाउ डू यू हेल्पिंग योर फैकल्टी मेंबर्स? उनके लिए आपने ऐसा क्या नया करा या कैसे हेल्प करते हो? देखिए, मैं अभी जितना कैंपस कैटलिस्ट कंसल्टिंग की तरफ से जितना जगह इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप कर रही हूँ, मैं सबसे पहले हर यूनिवर्सिटी के वीसी, डीन्स या ओनर जो चांसलर भी होते हैं, चेयरमैन भी होते हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले मुझे फैकल्टी मीटिंग करवाइए। होता क्या है, फैकल्टी आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो हम फैकल्टी जो बोलेगी बच्चे को, बच्चा वही करेगा। ठीक है, ज्यादा टाइम वही रहता है, इंटरेक्शन उन्हीं का है। तो वो जब आप फैकल्टी से इंटरेक्ट करते हो तो फैकल्टी को मैं 2-3 चीज समझाती हूँ। एक तो है कि वी आर ऑल इन प्राइवेट जॉब। 60-65 साल के बाद क्या, हमारा कोई पेंशन नहीं है। सही बात है। हमारे को अपना शरीर ही चलाना है तो हमारा घर चलते रहेगा। अगर आपको 65 साल के बाद पैसा अपने आप आता रहा तो आप उसके लिए जाओगे। पहला मैं यही समझाती हूँ। दूसरा कि आपको मेडिकल ज्यादा खर्च होता है व्हेन यू रीच 60-65, तो पैसा तो हर हालत में चाहिए। तीसरा, अगर स्टूडेंट आपका इनोवेटिव काम करेगा तो आप पेटेंट फाइल करवाओगे, तो उसमें आपका नाम आएगा, बिकॉज यू आर द मेंटर ऑफ दैट स्टूडेंट एंड दैट स्टार्टअप। करेक्ट। ठीक है, तो आपका पब्लिश हुआ, पहले तो एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्ट होने के बाद आपका पब्लिश हुआ, तो किसका फायदा है? आपका फायदा, आपका बायोडाटा में ऐड हो गया, पेटेंट एक वर्ड आया ना, और जब ग्रांट हो गया तो आपका बायोडाटा कहीं और चला गया। करेक्ट। ठीक है। तीसरा चीज कि स्टूडेंट्स जब आपके पास आते हैं स्टार्टअप के लिए, इनकरेज देम। इनकरेज क्यों करना? वो आप अपने भलाई के लिए कर रहे हो। मैं सिंपल बोलती हूँ, आप अपना भलाई कर रहे हो, स्टूडेंट की भलाई बाद में है। आपकी भलाई क्या है कि जब आप उसको इनकरेज करते हो तो आप उनसे उनके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करो। एज अ फैकल्टी, अगर अभी बच्चे को 10,000, 20,000, 50,000 आपने इन्वेस्ट किया, आप कुछ स्टेक ले लिया। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं जेनजी है मैम, उनको तो ऐसा होता है ना कि अगर ज्यादा काम दे दो तब भी वो परेशान हो जाते हैं। नहीं, काम उसमें ज्यादा क्या देना, पहले स्टार्टअप शुरू करेगा, इनोवेट। लेकिन तो मैम अभी ये दौड़ आ रही है, मतलब जेनजी में ना कि स्टार्टअप करना है, खुद का बिजनेस खोलना है, और जब थोड़ा टाइम चला रहे हैं, थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं, वहाँ पे वो इन्वेस्टर के पैसे भी डूब रहे हैं और उनका खुद का इंटरेस्ट भी लूज हो रहा है, फिर वो एक चेन में बंध रहे हैं। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है? वहाँ पे कैसे मतलब होना चाहिए? देखिए, कोई भी चीज आप शुरू करते हैं उसमें शुरू में प्रॉब्लम आती ही आती है। करेक्ट। लेकिन हमारे जेनजी जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? आपने तो काम भी करा है काफी बच्चों के साथ में, वो आपको पता चल जाता होगा थोड़े टाइम में वो खुद ही बोर हो जाते हैं, या तो और या तो ज्यादा प्रेशर या ज्यादा डांट दो तो वहाँ पे फिर वो भी नहीं है। तो वो जो बच्चे हैं ना, एक्चुअली क्या है कि उनके पास पेशेंस नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, माय पॉइंट इज पेशेंस नहीं है, जल्दी पहुंचना है। हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जितना जल्दी आप ऊपर चढ़ेंगे उतना जल्दी आप थकेंगे भी। ठीक है, और उतना जल्दी आप नीचे भी आएंगे। तो हर प्रोसेस को आप पूरा करते हुए, और लाइफ में किसके प्रॉब्लम नहीं आता, ये सब तो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है। और हम एज अ पेरेंट्स ही उनको उस लाइक बनाए नहीं। जो मांगा वो दे दिया, हम भी अपने बच्चों को दिए हैं, मुंह से जो निकला वो हमने रख दिया। तो उनमें वो पेशेंस है ही नहीं कि बच्चा मांगा तो आप 10 दिन महीना के बाद दीजिए वो चीज। कोई एडवाइस पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स को तो यही बोलूंगी कि बच्चों को प्यार बहुत कीजिए, बट जैसे ही मुंह से निकाले वो पूरा मत कीजिए, थोड़ा टाइम दे कीजिए। आई थिंक उन्हें कमाना चाहिए वो चीजें, तो खिलाना चाहिए भी 2 दिन 3 दिन रुक कर दीजिए, तो दीजिए। आपके बच्चा है बट थोड़ा टाइम लगा के उसको रिस्पेक्ट होनी चाहिए उस चीज की। श्वेता मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कौन से टाइप के स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल जाती है और कौन से टाइप के स्टार्टअप को नहीं मिलती है फंडिंग? देखिए, जो इनोवेटिव स्टार्टअप्स हैं, स्पेशली प्राइवेट लिमिटेड, LLP या रजिस्टर्ड। इनोवेटिव से क्या मतलब है आपका? इनोवेटिव से मतलब है एनीथिंग इनोवेशन। आप जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो। इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, वेस्ट में भी हो सकता है। अब वेस्ट का एग्जांपल आपको देते हैं। अभी आपने रोड जितना आपका बन रहा है, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल से भी बन रहा है ना। क्लॉथ मटेरियल का वेस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो व्हाई कांट वी डू सम रिसर्च वर्क ऑन दैट? हम उसको भी यूज करके भी तो बना सकते हैं। करेक्ट। मतलब ये मेरा आइडिया है, ठीक है। अब ये सक्सेस होगा नहीं होगा, रिसर्च में क्या होगा, दैट आई डोंट नो, ठीक है, बट वो आप कर सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल वही था आपसे कि अगर आप आज
जो कंपनीज रन कर रहे हो नहीं चला रहे होते, अगर आप आज से स्टार्ट करना होता अगर आपको, तो आप क्या स्टार्ट करते? मुझे अगर मैं कोई कंपनी नहीं चला रही थी, कुछ नहीं होती, एज अ हाउसवाइफ बैठी होती, हाँ ठीक है, हाँ तो जो हाउसवाइफ्स होती है ना, दे आर वेरी गुड बिजनेस वुमेन। आप नहीं समझते हो उस चीज को। अच्छा आप सिंपल मैं एग्जांपल देती हूँ, हर लोग गोलगप्पा खाता है, हाँ ठीक है, आप गोलगप्पा खाओगे 30 रुपए में 6 देगा, आप 30 रुपए में 6 खा के आ जाओगे। हाँ लेडीज जाएंगी तो 30 रुपए का 6 खाएंगे, उसका पापड़ी भी मांगेंगे और एक नहीं 2 मांगेंगी, अलग से पानी भी मांगेंगी। ठीक है, ठीक है, तो बिजनेस तो उनके खून में शुरू से रहता है, ठीक है, ठीक है, बट वो डिपेंड करता है कि वो बाहर निकलता है या नहीं निकलता है। मैं अगर अब अभी अपना लाइफ शुरू करती तो भी मैं बिजनेस ही शुरू करती। और कौन सा बिजनेस शुरू करते? हो सकता है ट्रेडिशनल बिजनेस में जाती, बिकॉज दैट इज वेरी इजी। ठीक है, खुद का 10-15 हजार का इन्वेस्टमेंट लगाया, हाँ। दुकान खोल के बैठ गया। ठीक है, अगर आज किसी महिला को कोई सजेशन देना चाहे, कौन सी दुकान, किस तरह में उसकी हेल्प कैसे हो सकती है? गर्ल्स जितनी है या लेडीज जितनी है, मैं जहाँ भी इंक्यूबेशन करने जाती हूँ तो मैं गर्ल्स से जरूर बात करती हूँ। गर्ल्स वीमेन एंटरप्रेन्योर को गवर्नमेंट बहुत ग्रांट देता है, ठीक है। दूसरी बात, लड़कियाँ का प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं भी रही हूँ, तो वो करियर शुरू करती हैं, शादी होता है तो उनका करियर डिले होता है, लड़कों का नहीं होता है। लड़कियां एक पौधा होती है, एक जगह से उठा के आपने दूसरी जगह लगा दिया, करेक्ट, और उस पौधे को अगर आपने सींचा नहीं तो पौधा ग्रो नहीं करेगा, मुरझा जाएगा। प्लस वो लड़कियां जिसमें कि ऑलरेडी उसके पेरेंट्स ने इतना इन्वेस्ट किया एजुकेशन में, वो एजुकेशन आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो आप एज अ गर्ल्स उनके लिए बेस्ट है बिजनेस करना। अगर आपकी शादी भी हुई, फिर आपके बच्चे भी हुए, तो आप फैमिली के साथ हो तो वो बिजनेस देख सकते हो। करेक्ट। और आपने जैसे मैं आपके कोर्सेज डिस्कशन कर रहा था जब, तो R&D सेल्स आपने बताया था, IPR बनाया था, तो ये क्या चीज था मैम, मेरे को समझ नहीं आया। मतलब R&D सेल्स है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल। हाँ वो तो ठीक है। तो ये आपके मतलब आपने ये सेपरेट पार्ट्स रखे अपने कंपनी में, कैसे रखा है? ये हमारे कंपनी में सर्विसेज हैं। ओके, ठीक है, हम स्टैब्लिश करते हैं R&D सेल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल, कैसे क्या करना है फैकल्टी को, कैसे वो पेटेंट फाइल कर सकते हैं थ्रू IPR, और वो पेटेंट का पैसा उनको देना नहीं है। करेक्ट, क्योंकि पेटेंट का पैसा यूनिवर्सिटी देगा, यूनिवर्सिटी और कॉलेज रिइंबर्समेंट गवर्नमेंट से लेगा थ्रू MSME IPFC सेंटर। लोगों तक पहुंचता ही नहीं है, कभी ऐसा नहीं होता है, ये पेटेंट तो मिल गया आपको, वो चीज़ होती है। अगला सवाल ये है मैम कि आपके हिसाब से हमें स्टार्टअप किस उम्र में खोलना चाहिए, कौन सी एज इज नॉट अ लिमिट। आप 80 साल के लोगों ने भी बहुत अच्छा स्टार्टअप खोल के चला लिया है, बहुत सारे एग्जांपल पढ़ा हुआ है। KFC के मालिक ने 55 साल की उम्र स्टार्ट किया था। नहीं, इंडिया में भी है 80s लोग बहुत हैं, नानी दादी वगैरह हैं कि जिन्होंने भी शुरू किया एंड दे आर ग्रोइंग। तो आपके हिसाब से कोई एज नहीं है? कोई एज लिमिट नहीं है। अब आप देखिए 25 साल का लड़का वो AI कोडिंग टूल बना के, AI में तो बहुत पैसे हैं मैम। अब जिसने एनीस्फीयर उसकी कंपनी का नाम है, 1.3 बिलियन उसका वर्थ हो गया। करेक्ट। बीइंग अ फाउंडर मैम, मैं आपसे पूछूंगा कि एक फाउंडर का सबसे बड़ा डर क्या होता है? एक फाउंडर का सबसे बड़ा डर होता है कि किसी दिन भी कोई लीगल चीज में वो फंस ना जाए। लेकिन ये तो होता ही है ना। ये होता है ये बिना होए आप ऊपर जा ही सकते नहीं जा सकते, ठीक है। लीगल इशू से हर लोग डरता है। हाँ। क्योंकि वो ऐसा जंजाल है, मकड़ा का जाल है। करेक्ट। एक बार उसमें फंसे तो आप फंसते ही चलेंगे, निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। करेक्ट, ठीक है। उसके लिए सबसे देखिए, जब आप बिजनेस करते हो तो कुछ ऊपर नीचे तो होता ही है, ठीक है। और आपके एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही होती है, वेदर यू साइंड और नॉट साइंड। करेक्ट, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ओनर को किसी और की गलती की सजा मिलती रहती है।
मेरे को लगता है बहुत बार मिलती है अक्सर ही मिलती है। क्योंकि क्लाइंट आपको जानता है, राइट, फेस वैल्यू आप हो, इस वजह से, और आपको ही सुनना पड़ता है फिर उसके बाद भी। कभी ऐसा हुआ है मैम आपके साथ? बहुत बार हुआ। कैसे डील करा वहाँ पे? कुछ नहीं, जहाँ पे बच्चों ने गलती कर ली, अब वो तो सुधारा नहीं, मतलब इमीडिएट आप सुधार नहीं सकते, सुधारने में टाइम लगेगा, ठीक है, माफी मांग लो, सच बोल दो सीधा। और ज्यादा वो क्या करेंगे, आपका पैसा में से पैसा काटेंगे। मेंटली तैयार रहो कि अगला बंदा ये करने वाला है। मेरे साथ हुआ भी है। मेनी कंपनीज जो 10% मेरा रखी थी वापस नहीं की है, वो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा होता है उनके स्टाफ ने गलती की है। अच्छा, ऐसा भी होता है जी, उनके स्टाफ ने गलती की है साइट पे, और वो स्टाफ अपना वहां नहीं बोल सकता, वो आपके बच्चों को फंसाता है कि उनकी साइड से गलती हुई है। आप हमेशा बात करते हो माइंडसेट की, कि माइंडसेट अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल। क्या मतलब है इसका? देखिए, मैं भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त हूँ, ठीक है, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की भी मैं अपना गुरु ही मानती हूँ। तो मैं जो देखती हूँ उनका माइंडसेट ही है, उनका पेशेंस ही है कि इतना ट्रम्प ने कुछ किया तो भी वो कोई जवाब नहीं देते, वो अपने एक्शन से जवाब देते हैं। सही बात है। तो मेरा यही कहना है कि माइंडसेट को नेगेटिव वे में मत ले जाओ, पॉजिटिव रखो। आप दूसरे का भला करोगे ना तो घूम के आपका भला होगा। दूसरे के लिए अगर गड्ढा खोदोगे ना तो उसमें आप ही गिरोगे। और दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ अभी तक जो माइंडसेट एग्जैक्ट माइंडसेट जो है हमारा जो चला आ रहा है वो ये है कि बचपन से कहा जाता है बेटा नौकरी करना है, बड़े हो गए तो नौकरी करना है। पहले बीच में हमारे पेरेंट्स के टाइम का जमाना था जब हम लोग का था, तो उस समय बच्चे यूएस और यूके और कहीं भी इंडिया से बाहर जाते थे, पेरेंट्स प्राउडली बोलते थे कि मेरा बच्चा वहाँ है। बच्चे पेरेंट्स ये भूल जाते थे कि आपको जिंदगी भर अकेले रहना है, ही विल नॉट और शी विल नॉट कम बैक, ठीक है। तो वो नौकरी के चक्कर में गया और दूसरी कंट्री का तरक्की कर लिया। तो हमें वो माइंडसेट चेंज करना है कि हमें अपने कंट्री में रहना है और हमारी कंट्री का तरक्की करना है। नौकरी करो या बिजनेस करो, सब बच्चा बिजनेस नहीं कर सकता। बिजनेस अगर पॉपुलेशन का देखा जाए तो 10% ही कर सकता है। लेकिन जिनके माँ बाप सरकारी नौकरी के लिए और ऐसे लोग, मतलब आपके हिसाब से व्हाट डू यू प्रेफर, कि सरकारी नौकरी या फिर एक बिजनेस? देखिए, मैं प्रेफर बिजनेस करती हूँ, ठीक है। मैंने इवन ABD LLP है, मेरी पार्टनर मेरी बेटी है। मैं बेटी को इसीलिए डाली हूँ कि आगे चलकर शादी होगा, कुछ होगा, अब मेरा एज थोड़ा ये होगा तो वो बिजनेस को वो आगे लेके जाए, ठीक है। मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस पढ़ाई जा रही है। तो वो आके मुझे बोला कि मैम मम्मा मैं तुम्हारी कंपनी को के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। मेरी कंपनी नहीं, अपने से खोलो। अच्छा, अपने से चीज आइडेंटिफाई करो कि तुमको क्या एक्सपोर्ट करना है। करेक्ट। तुम खुद क्लाइंट से जाकर बात करो, तब तुमको समझ में आएगा। सब मम्मा करके दे देगी तो क्या समझ में आएगा? आपका तो बिजनेस है मैम, आप शुरू से बिजनेस में आपने रहे हो। जो जिनके माँ बाप को सरकारी नौकरी पता है, मेरे माँ बाप को भी सरकारी नौकरी पता है। मेरे पापा डिफेंस में रहे हैं, मम्मी स्कूल की प्रिंसिपल रही है। मैं कह रहा हूँ, मुश्किल होता है, घर वाले बहुत प्रेशर करते हैं बच्चों को, नहीं सरकारी नौकरी पढ़ाई करो, बस लाइक स्ट्रेट रास्ता दिख रहा है, यू हैव टू लाइक कीप रनिंग। देखिए, जब मैं बिजनेस में आई थी ना तो उस समय मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा कि प्रोफेसर होके, हेड IT होके, शी इज लिविंग एंड कमिंग टू पैसे छोड़ के एकदम जीरो से शुरू कर रही है। बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने खुल के सपोर्ट किया मुझे। आज जो कुछ भी हूँ, इंजीनियरिंग तक तो पापा ने कराया। उस समय के जमाने में जब लड़कियों को कहीं भेजा नहीं जाता था तो मम्मी पापा ने वो रिस्क लेके मुझे भेजा, हस्बैंड ने सपोर्ट किया। हाँ, अब मुझे वो वहां तक इंजीनियरिंग तक MTech PhD तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कराया। और आज जो भी हूँ, अभी भी पेरेंट्स का रहता है कि नौकरी कर ले।
लेकिन आपके- हस्बैंड को रहता नहीं बिजनेस का। आपके हिसाब से आपके हस्बैंड का कितना रोल रहा है आपकी जर्नी में? देखिए मेरी जर्नी में मेरे हस्बैंड का अगर देखा जाए तो 80% रोल है। अच्छा, एंड नाउ व्हेन यू आर लाइक सक्सेसफुल, जब आप हो गए, वो सारा उन्हीं की देन है। अच्छा आप ऐसा बोल रहे हो? बिल्कुल अभी उन्हीं अभी की देन है। अभी एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है ना, आपको शायद आपने देखा है नहीं, देखा मुझे नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको। मेरी कॉम का नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है? तो अभी उनका एक इंटरव्यू चल रहा था, उनके हस्बैंड है सुनील छेत्री जी, जो फुटबॉल प्लेयर है ना। तो एक इंटरव्यू में आती हैं वो, और वो कहती है वहाँ पे आकर, मतलब अपने हस्बैंड को मतलब डिफेम करते हैं कि क्या कमाया उन्होंने, कुछ नहीं हुआ, ऐसा वैसा करके। और एक और पुराने इंटरव्यू में वो उनके हस्बैंड उनको बोल रहे हैं कि मैंने अपना सक्सेसफुल करियर छोड़ के मैंने आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी और उसमें सब कुछ करा, एंड देन नाउ शी सेइंग कि नहीं वो कुछ भी सक्सेसफुल नहीं है, और अब औरत की कमाई का पैसा, लाइक दीज आर वर्ड्स शी यूजिंग ऑन दिस इंटरव्यू। देखिए सो हाउ कैन यू एलैबोरेट दिस? देखिए ये नेगेटिविटी जब माइंड में आ जाती है ना, तो आपको बंदा का पॉजिटिविटी दिखता नहीं है, ठीक है? अगर उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं होते तो आज मेरी कॉम नहीं होती। एग्जैक्टली, ठीक है? बिफोर मैरिज शी वाज नॉट मैरी कॉम, शी हैज बिकम मैरी कॉम आफ्टर मैरिज। और आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो आप सर्टेन एज तक ही रहते हैं। लड़कियां जो रहती 20, 22, 23, 24, ठीक है? और वो टाइम आपका पढ़ाई का होता है, तो मोस्टली आप उसी चीज में बिजी रहते हैं। जब आप शादी होकर आते हैं, हस्बैंड के पास आते हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में होना चाहिए। हस्बैंड भी आपको सपोर्ट फुली करना चाहिए। जब हस्बैंड फुली सपोर्ट करता है तो आप जो कुछ भी उसके बाद बनते हो वो उन्हीं के कारण आप बनते हैं। तो मतलब ये सही नहीं है कि आप जब कुछ बन गए हो, वो तो बहुत जिसकी वजह गलत से है। बने हो। आपका आपस में जो भी मनमुटाव हो, आप पब्लिकली डिफेम मत करो। अंदर से आप जानते हो खुशी की वजह से मैं हूँ। ये भी रिलेशनशिप की बहुत खूबसूरती है जो आपको पता है। आपके हिसाब से एक बेस्ट रिलेशनशिप कैसे बन सकता है? हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रांग रिलेशनशिप इन द टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स, इन द टर्म्स ऑफ फैमिली आल्सो? सी क्लाइंट के साथ तो आपका रिलेशनशिप स्लोली डेवलप होता है, फैमिली में भी स्लोली ही होता है। क्लाइंट में ऐसा होता है कि आप उनका जो काम है जिस तरीके से वो चाहते हैं वो करके आप बिफोर टाइम दे दीजिए, रिलेशनशिप विल बी गुड। बट कभी-कभी ऐसा होता है जब आपके स्टाफ की वजह से वो काम नहीं होता तो और भी आपने रिस्पांसिबिलिटी ली होती है कि ये काम आपको मिल जाएगा और आपको आता भी नहीं होता क्योंकि आपने उसके लिए लोग हायर करे हुए हैं। वहां पे आपके साथ क्या होता है और वहां क्या करना चाहिए? देखिए वहां पे आपको उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कीजिए, कभी भी घुमा के या झूठ बोल के बात नहीं कीजिए। झूठ का उम्र बहुत छोटी होती है, ठीक है? सच की उम्र लंबी होती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे आपका, या तो आपको टाइम देंगे, ठीक है, या आपसे प्रोजेक्ट वापस लेंगे। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं या पैसा काटेंगे। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं आपके पास रिसोर्सेज नहीं तो क्यों आप काम करते हैं? वो जब बोलते हैं ना वो एम्प्लॉई होते हैं। आप जब ओनर से बात कीजिएगा ना तो वो ये लाइन नहीं बोलेंगे, ठीक है? बहुत अच्छी सीट बात पे है। बैठे हुए जो है ना वो एम्प्लॉय होते हैं। ये बात आपने बहुत अच्छी ठीक है, आज वो उस कुर्सी पे बैठे हैं, कल वो हो सकता है उस कुर्सी पे नहीं हो, क्योंकि ओनर समझेगा ना शायद, है ना? ओनर से आप बात कीजिए, ओनर अंडरस्टैंड्स। एम्प्लॉय का कहना उनका कंपटीशन है आपस में, उनको दिखाना है कि हम तो ये कर दिए जी। वो या तो आपका पैसा काट के दिखाएंगे या आपको बेइज्जत करके दिखाएंगे। तो उसको आप माइंड मत कीजिए। When you are owner, you are ready to face everything. तो कभी-कभी अपनी क्रेडिबिलिटी पे भी शक होता है ना किसी और एंटरप्रेन्योर को? नहीं, क्रेडिबिलिटी पे किसी एंटरप्रेन्योर को शक नहीं होता है। लोग कितना भी कुछ बोल रहे जो मजबूत है उसको तो याद नहीं होगा। नहीं, नॉर्मल जब वो एंटरप्रेन्योर बनता है ना, मैं इसीलिए इस कॉलेज में भी यही बात बोलती हूँ कि आप हर बच्चे को एक स्टार्टअप शुरू कराइए, बेशक वो बंद कर दें। कारण केवल यही है कि उसको वो कॉन्फिडेंस लेवल आना चाहिए कि हम अक्रॉस द टेबल आपसे बैठ के सेम लेवल पे बात करें। करेक्ट। दबे नहीं, सेम लेवल पे बात करें। जब बंदा सेम लेवल पे बात करेगा ना तो जो 5,000 डिजर्व करता है हो सकता है उसको 10-15 मिल जाए। करेक्ट। श्वेता में मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके हिसाब से कोई आपका आइडल जिसको आप बहुत ज़्यादा सुनते हो, कोई आपका मेंटोर जो आप जिसको मानते हो बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस में भी अपनी लाइफ में? देखिए, आइडल मैं अपनी मम्मी को और अपने हस्बैंड को मानती हूँ।
ठीक है, मेरी मम्मी भी बहुत फेस करके उस पोजीशन पे हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं और गाइड करते हैं। अदर देन दीज टू, मैं जिसको मानती हूँ, हो सकता है ये आपका पॉलिटिकली अनफिट हो, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी। ठीक है, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। मेरे में पेशेंस नहीं था, मैं उनसे पेशेंस सीखी हूँ। ठीक है, मैं हर चीज में जवाब दे देती थी, तो मैंने सीखा कि नहीं, जवाब नहीं देना, एक्शन से समय देना। हाँ, समझ लो। उनसे मैंने एक चीज लाइफ में और सीखा है कि अगर कोई लाइन आपके लिए खींचा है, कोई आप लाइन खींचे हो और आपको लग रहा है कि वो लाइन आपको कोई बड़ा नहीं करने दे रहा है, बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल आ रहा है, आप उस लाइन को उस समय वहां पर चुपचाप साइलेंट हो जाओ। अब बड़ा लाइन उसके बगल में खींच दो, इतना बड़ा कि वो आपके पास वापस देखने का ये बहुत सही बात बोली आपने, करेक्ट। ठीक है, आप उससे भिड़ो मत, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, क्योंकि वो तो नेगेटिव है, वो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि वो हमें रोकने के पीछे पड़ा है। हाँ, क्योंकि पर्सनल खुंदस भी बहुतों को होता है जब आप आगे बढ़ते हो तो उस चीज को आप किनारे करो, नया लाइन खींचो, लंबा लाइन खींचो, इतना लंबा खींच दो कि उसको परेशानी, बट वो आपके बराबर नहीं आ सकती। करेक्ट। तो अब मेरा आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट में आपका ये है कि कोई ऐसी जर्नी का एग्जांपल आप देना चाहो अपनी लाइफ में, या कोई ऐसा लास्ट मैसेज हमारे सभी दर्शकों के लिए, कोई ऐसा मैसेज? देखिए, मैं तो एक टीचर से एंटरप्रेन्योर बनी हूँ। ठीक है, तो आप सोचिए टीचर का जो रहता है सबको ठीक करते हुए चलना, और जब इंडस्ट्री में आप आते हो तो आप सबको ठीक नहीं करते हो। आपका अपना एक सेटअप होता है, एक स्टैंडर्ड आप बनाते हो, उस स्टैंडर्ड में आप चलते हो। करेक्ट। ठीक है, एज अ टीचर आपको बहुत स्ट्रांग नहीं होना होता। लाइफ फ्लो कर रहा है, महीने के अंत में सैलरी आ रही है, आप टेंशन फ्री हो, लेकिन वहां पे आप चाइल्ड बिल्ड कर रहे हो। एक तरह से आप उस नेशन को बिल्ड कर रहे हो। वहां गलत फीडिंग होता है ना, तो बहुत गड़बड़ होता है। ठीक है, फिर कोई आदमी उसको सुधार नहीं सकता। जब आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हो तो आपको अब आप नहीं रहते हो, आप सबके लिए हो जाते हो। सही बात है। ठीक है, आपकी लाइफ वैसी होती है कि भाई, यू आर नाउ बिकम अ पब्लिक फिगर, यू आर नो मोर अ पर्सनल फिगर। सही बात है। ठीक है, तो उस केस में आपको अपना हर चीज बहुत ही ध्यान से मूव करना होता है। ब्रांड क्रिएट करने में टाइम लगता है, बिगाड़ने में 1 मिनट लगता है। कितने साल एक ब्रांड को देना चाहिए मिनिमम? मतलब आपका अपना ब्रांडिंग बोल रही हूँ मैं। तो आप ब्रांडिंग तो आपका लाइफ लॉन्ग चलता है, वो नहीं है कि 1 साल कर लिया, 2 साल कर लिया, हो गया, नहीं। वंस यू आर पब्लिक फिगर, तो आपको अपना ब्रांडिंग पर तो ध्यान देना होगा। एक स्टार्टअप को, लेकिन अपने स्टार्टअप पे कितना टाइम मिनिमम देना चाहिए, तब तक देखिए, स्टार्टअप जो होता है, इट्स जस्ट लाइक, हम लोग एग्जांपल भी देते हैं, बांस के पेड़ की जैसा होता है। बांस के पेड़ का जब आप सीड डालेंगे ना ग्राउंड में, आप रोज जाके पानी दीजिए, 5 साल तक आपको कुछ नजर नहीं आएगा। बैम्बू ट्री कहते हैं। हाँ, और जैसे ही 5 साल के बाद वो पहला महीना इतना निकला, दूसरा महीना में इतना आ गया, तीसरा महीना लंबा बिछा गया, तो वो आपको एक स्टार्टअप को अपने बच्चे की तरह देखना होता है। हर चीज पर आपको खुश होना, बच्चा चलता है तो माँ खुश होती है, बिल्कुल उसी तरीके का मेंटरिंग चाहिए होता है। तो मिनिमम कितने साल? 5 साल के बाद ही ग्रोथ अच्छा होता है। 5 साल तक तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, खींचना पड़ेगा अपना। हाँ, और 10 साल के बाद आप जाकर थोड़ा रिलैक्स होते हो, बट रिलैक्स वैसा रिलैक्स हो जाएंगे तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, नोकिया की तरह। सही बात है। तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपको कंपटीशन से बाहर नहीं होना है। नया नया जो चीज आ रहा है, आपको हमेशा आपका माइंड को ग्रिल करते रहना होता है एज अ ओनर, कि भाई ये भी चीज शुरू कर सकते हैं, वो भी चीज शुरू कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। आप अपने आप को बढ़ाते जाइए। ग्रोथ इज दैट ओनली। करेक्ट। ग्रोथ अगर सीधा होगा तो वो ग्रोथ नहीं कहलाता। ग्रोथ तो चारों दिशा में होना चाहिए। अलग अलग ब्रांचेस निकलने चाहिए, पूरी पौधा खिलना चाहिए, सबकी ग्रोथ होनी चाहिए। सबकी ग्रोथ।
और जब एक स्टार्टअप ग्रो करता है तो आप सोचिए कितनी फैमिलीज ग्रो कर जाती हैं। सच में मैम, आगे आने वाली पीढ़ियाँ हो जाती है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मैम, Thank आपसे you. बहुत सारे Thank you, क्वेश्चंस Ayush. आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप पूछे, और आई एम डैम श्योर जितने भी स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स अपनी जर्नी आज जो स्टार्ट करने वाले हैं या फिर जो स्टार्ट कर चुके हैं, उनको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा ये पॉडकास्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने रियल लाइफ स्टोरी सुनी है, कुछ ये कहानी नहीं थी, क्योंकि ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस थे, रियल लाइफ स्टोरी थी और रियल लाइफ ही प्रॉब्लम्स भी आई थी जो मैम ने अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करी है। और कहते भी हैं कि सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। तो मैम के काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जो कुछ ख़राब भी है, तो उनसे उन्होंने सीखा और अब आपको बता रहे हैं ताकि आप उनसे सीख के वो गलती रिपीट ना करो। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू शो मैम, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, हमने तो बहुत कुछ सीखा आज के पॉडकास्ट में। और जितने भी ऑडियंस, मैं सबको बोलूंगा कि आप लोग डेफिनेटली प्लीज इस पॉडकास्ट को उनके साथ जरूर शेयर करना जिनको एक्चुअली इस पॉडकास्ट की नीड है। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है जो बिजनेस कर रहा है, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा है, जिनके पास मेंटर नहीं है, गाइड नहीं करने के लिए कोई है, तो आप प्लीज एक बार इस पॉडकास्ट को उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि मैं मैम का कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स या कुछ अगर पॉसिबल हो पाए तो डाल दूं। अगर आपको मैम से भी कनेक्ट करना है रिगार्डिंग योर काउंसलिंग या किसी भी चीज के लिए, बिल्कुल वेलकम। तो मैम से मतलब आप कनेक्ट कर सकते हैं व्हेनेवर शी इज लाइक फ्री, वो आपसे मतलब बात कर लेंगी एक बार। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों की तरफ से मैम और हमारी तरफ से भी कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और बताया आपने। हमारा चैनल है ऑलरेडी स्टार्टअप इंक्यूबेशन का, एक व्हाट्सएप चैनल है, एक आपका टेलीग्राम चैनल है, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी पक्का, तो वहां से उनको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। So anybody, कोई भी स्टार्टअप का कोई चीज हो, यू आर वेलकम, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट डन फॉर द ग्रांट एंड एवरीथिंग। डन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।